Hello once again. Today I want to discuss a new unit, current electricity. And the name of the chapter is Electric Resistance and Ohm's Law. Ohm's Law we have studied earlier also. Now I hope you have finished all your numericals of the previous unit. If not, do it fast. Because now we cannot take the things for granted. We really need to rush now. Now the first thing, current electricity or electric current. It is defined as the ratio of the amount of charge flowing with respect to time. That is rate of flow of charge. That is known as current. This can also be written as I is equal to NE upon T. This is due to quantization of charge. Q is equal to NE. And the SI unit for it is ampere. यहाँ से देखिए तो इसकी यूनिट कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हैं, पर इसकी SI यूनिट एम्पेयर है. Now, it is a scalar quantity. Now this is the biggest thing we need to know, that electric current doesn't have any direction of its own. It has a conventional direction. Conventional direction का मतलब है किसी और की डायरेक्शन पे चलता है, और वो किसकी डायरेक्शन में चलता है? इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो करंट इसके जस्ट अपोजिट चलता है. तो इट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन. लेकिन प्रोटॉन इसलिए नहीं बोलते क्योंकि प्रोटॉन डज नॉट मूव. नाउ द सेकेंड थिंग इज करंट डेंसिटी. ये आपके लिए नया है, दिस इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो. व्हाट इज करंट डेंसिटी? इट इज द रेशियो ऑफ करंट टू एरिया. जैसे कि हम जान ही चुके हैं, डेंसिटी 3 टाइप का होता है, डिवाइडेड बाय लेंथ, डिवाइडेड बाय एरिया एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. लेकिन ये सिर्फ डिवाइड बाय एरिया ही होता है. तो इट इज करंट अपॉन एरिया, और इसकी एसआई यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. बट दिस थिंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब ये वेक्टर क्वांटिटी का रिलेशन आगे चल के हम देखेंगे. But what you need to know is this is a vector quantity, so it will have a definite direction और ये सारे laws follow करेगा vectors के. This much is clear. Now, electron theory of conduction. This is a theoretical part. थोड़ा सा समझा देता हूँ इसके बारे में. ये आप देख रहे हैं, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, बहुत ही सिंपल सा रफ डायग्राम. ये न्यूक्लियस मान लेते हैं. इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसके बाहर ये शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास होते हैं उनको बाउंड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और जो बाहर की शेल में पाए जाते हैं, आउटर मोस्ट शेल में, उन्हें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. और अगर करंट की बात करें तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट, क्योंकि यही मूव कर सकते हैं. तो मूव ही नहीं कर सकते, ये बाउंड है, इसके साथ चिपके हुए हैं. बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है इनको बाहर निकालने के लिए. तो सिंपली मूवमेंट कहाँ होगा? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. दिस इज़ वन पॉइंट. सेकेंड थिंग, if you are talking of conductors, only free electrons are responsible for conduction. करंट के लिए सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल. लेकिन अगर हम लिक्विड्स और गैसेस की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं उसके अंदर डिसोसिएशन हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का इन द फॉर्म ऑफ आयंस. तो दीज आर द चार्ज कैरियर्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस. देयर इज अनदर थिंग विच इज नोन एज सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स पूरी एक अलग यूनिट है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं. पर इतना पता होना चाहिए कि इसके अंदर चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं, और दोनों मूवेबल हैं, तभी चार्ज कैरियर्स हैं. ठीक. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न. बट ये चीज़ थियोरेटिकल है जो हम पहले से जानते हैं चीज़ें. ना फर्दर, मैंने एक कंडक्टर ले लिया है जिसकी लेंथ L है, और ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में ले लिया हमने. दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट. ये नीचे मैंने बैटरी लगा दी है. यहाँ 3 चीज़ें हमें जाननी है: मीन फ्री पाथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम. ये प्रेशर चैप्टर में हमने पिछले साल पढ़ा था ये सब चीज़ें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग. पहली चीज़, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है. अगर मैं किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब है मैंने बैटरी लगा दी उसमें. तो अगर मैं उसमें बैटरी लगा दूं तो इसके अंदर क्या होते हैं, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, और जो आपस में टकराते भी रहते हैं, और टकराते हुए वो एक्सेलरेट भी करते हैं. लेकिन जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ उनका एक्सेलरेशन ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे घसीट के आगे बढ़ता है फिर वो इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में बढ़ता आगे. तो डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहली चीज़. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? इट इज़ द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनेगी. आगे समझ में? देन ये इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस ए टी.
इसमें जो v है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन गया। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वेलोसिटी क्या होती है, वो शून्य से लेकर बहुत आगे तक, मतलब हाई ऑर्डर वेलोसिटी तक जा सकती है, जबकि इसका ऑर्डर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 10⁻³ मीटर पर सेकंड का होता है मैक्सिमम, जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो ले सकते हैं, तो वी हैव टेकन जीरो हेयर। ए क्या हो गया, सेम टू सेम, एंड दिस टी इज टाइम, इसका एक्चुअल नाम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। जब ये टकराएंगे आपस में, तो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो कोलिजन होगा उसके बीच में जो टाइम लगेगा उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, और जो डिस्टेंस आएगा उन दोनों के बीच में दैट इज नोन एज फ्री पाथ। और ऐसे बहुत सारे फ्री पाथ का अगर मैं मीन निकाल लूँ तो वो मीन फ्री पाथ बन जाएगा। ठीक है, नाउ इस रिलेशन से रिलेशन कैसे आया समझ में आ गया। टी की जगह हमने टाउ ले लिया, टाउ इज अ सिंबल फॉर रिलैक्सेशन टाइम। आगे बढ़ेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज दिस थिंग, फोर्स, एंड व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज ऑल्सो फोर्स, क्यू ई फोर्स होता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करूं तो क्यू की जगह में ई ले सकता हूं, तो एम ए इज इक्वल टू ई ई। फर्दर ए कैन बी रिटन एज ई बाई एम इंटू ई। ई बाई एम क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, इसको स्पेसिफिक चार्ज रेशियो भी बोलते हैं, और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के लिए। एनीवे, फर्दर मूविंग, मैंने क्या किया है, ये जो ई बाई एम ई है इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। कैसे, ये ए की वैल्यू उठा के मैंने इसमें डाल दी वी डी में, तो वी डी हो जाएगा ए इंटू टाउ। टाउ को अंदर ले लिया जस्ट टू शो कि दिस थिंग विच इज़ इन द ब्रैकेट इज अ कांस्टेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लिया है। तो ये कांस्टेंट है जिसका एक स्पेसिफिक नाम है, बाद में देखते हैं। लेकिन यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाओगे स्ट्रॉन्ग, उतनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। सेकंड थिंग, इफ आई रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी आई विल गेट अ कांस्टेंट म्यू, दैट मीन्स म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, जिससे ये भी प्रूफ हो गया कि म्यू इसके बराबर भी है, ई टाउ अपॉन एम। पर मेन चीज़ इसको डिफाइन इससे करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ व्हाट इज दिस म्यू नोन एज, दिस इज नोन एज मोबिलिटी। इसे मोबिलिटी ऑफ आयंस बोलते हैं। इस केस में ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मोबिलिटी। अब इसका यूनिट देख लेते हैं कैसे निकलेगा। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट होती हैं, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। तो मैंने वोल्ट पर मीटर लगाया, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ मीटर है, मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय वोल्ट पर मीटर। दिस मीटर व्हेन विल गो अप इट विल बिकम मीटर स्क्वायर, ये बन जाएगा वोल्ट इनवर्स, ये हो गया सेकंड इनवर्स, ये इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी। ठीक, आगे बढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये और भी आसान है, ध्यान से देखिए। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी पता है, इसको एन ई बाई टी भी लिख सकते हैं। एक चीज़, एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है एन, इसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता है, इट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। वेरी सिंपल, बस इसको याद रखना है, क्योंकि पूरी बुक में ये दो ही जगह यूज़ होगा, एक इधर और एक लास्ट यूनिट में, साल के आखिर में आएगा। तो एक बार फिर से डिफाइन कर दूँ, एन इज नोन एज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स का बहुत होता है, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻28 और 29। इंसुलेटर्स का ना के बराबर होता है, और जो छोटे मोटे कंडक्टर्स होते हैं उनकी वैल्यू कम होती चली जाती है। सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है सिल्वर की, बिकॉज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर के बाद नाम आता है कॉपर का, फिर आता है गोल्ड का, फिर एल्यूमिनियम का, एंड सो ऑन। एनीवे, तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, एन अपॉन वी। वॉल्यूम को मैं एरिया इंटू लेंथ, अगर डायग्राम से देखा जाए तो ये इसका एरिया हो जाएगा और ये इसकी लेंथ हो जाएगी। इधर आ जाते हैं वापस, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ ले लिया, तो एन को मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, ए एल इंटू एन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। ये उठा के मैंने इस वैल्यू में डाल देना है, तो ये हो जाएगा एन ए एल ई अपॉन टी। नाउ लेंथ अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, एंड दिस वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये हो गया एन ए ई इंटू वी डी। So Vd can be written as I upon NEA. This is the relation between drift velocity and current. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ गलती कर दी हो, सही कर दूँ, कैपिटल N. It's not number of electrons, it is number density of electrons. अब ये Vd के दो रिलेशन आ गए, एक Vd इज इक्वल टू I अपॉन NEA और दूसरा Vd इज इक्वल टू ए टाउ, जो पिछला पे देखा था हमने। इन दोनों को लेकर हम ओम्स लॉ ड्राइव कर सकते हैं। दिस इज द लास्ट थिंग,
विच यू नीड टू लर्न, और ये 3 मार्क में आ सकता है डेरिवेशन, बहुत ईजी है, देखिए इसको भी ध्यान से। पहला स्टेप वी टी इज इक्वल टू ए टाउ। अब ए टाउ को ई बाई एम ई इंटू टाउ लिख सकते हैं, ये हमने पहले देख लिया। दूसरा रिलेशन हमने ये वाला यहाँ लिख दिया उठा के, सॉरी छोटा एन ले लिया है, शुड बी कैपिटल एन, आप कुछ भी ले सकते हो। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, व्हेन यू विल कंपेयर ये आ जाएगा, ठीक। अब आगे देखें तो E इज इक्वल टू वी बाई एल, कितनी बार तो हमने देख लिया, E इज इक्वल टू वी बाई आर। जब पॉइंट चार्ज होता है तो वी बाई आर लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स होता है तो वी बाई डी लेते हैं, पूरा एक कंडक्टर है तो वी बाई एल ले लिया है। ये आ गया रिलेशन। मुझे ओम्स लॉ प्रूव करना है, ओम्स लॉ 10th क्लास में पढ़ रखा है, इतना तो याद होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक, उसको प्रूव करना है। और इस दौरान हमने इस तरफ V ले लिया, इस तरफ I ले लिया है। अब देखिए V को इधर छोड़ दो, बाकी चीज़ें उधर ले जाओ। कैसे? ML ऊपर पहुंच गया, EN E स्क्वायर, टाउ A नीचे आ गया, ब्रैकेट में ले लिया, I को बाहर छोड़ दिया, हो गया प्रूफ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हो गया ना, 2 स्टेप्स लिए और प्रूफ हो गया। देन 10th की नॉलेज अगर रिगेन करें तो V इज इक्वल टू आर आई होता है, दैट मीन्स जो R है वो इसके बराबर हो गया। तो ये प्रूफ करने को आ सकता है, प्रूफ दैट R इज इक्वल टू M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये प्रूफ यहाँ हो गया। एक और चीज़ प्रूफ होती है, अगर इस रिलेशन को L और A बाहर निकाल लूँ तो एक रिलेशन और याद किया था 10th में, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर ये याद नहीं आ रहा तो मैं ये याद दिलाता हूँ। There are 2 factors on which resistance depends. One is the length of the conductor, another one is the area of cross section. It was directly proportional to L, it was inversely proportional to A. वहाँ से भी रिलेशन देख सकते हो, यहाँ से तो आ ही रहा है। अब इसको और इसको कंपेयर कर लो, L बाई ए बाहर, L बाई ए बाहर, दोनों कंपेयर करेंगे तो we'll come to know that rho is equal to M upon NE square tau. तो what we have proved that resistivity is equal to this thing. These are the factors on which resistivity depends. Now, the reciprocal of resistance is known as conductance and the reciprocal of resistivity is known as conductivity. रही बात यूनिट की, तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स या महो, लेकिन जो एक्चुअल इसकी एसआई यूनिट है उसको सीमन बोलते हैं। इधर देखो तो उसकी यूनिट कैसे निकालोगे, रो की, ए को ऊपर ले जाओ, एल को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, यानी ओम मीटर। ओम मीटर इज अ यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी की बात करें तो उसका उल्टा, ओम का इनवर्स क्या होता है, सीमन, तो इसकी यूनिट हो जाएगी सीमन मीटर इनवर्स। तो दिस मच इज इनफ फॉर टुडे। अभी फिलहाल थ्योरी पे ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल रिलेटेड कोई चीज़ आएगी तो फिर I'll release a new video. Thank you.